हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शन है उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है। तो उसी के ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि एक जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। वास्तव में जो एक कोशिका है उस कोशिका में हमें तीन चीज़ें ब्रॉड वे में दिखाई देती हैं। एक यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है। सबसे बाहर की तरफ जो इस सेल की आउटर बाउंड्री को बता रही है, जिसे हम कह रहे हैं सेल बाउंड्री, और जो सेंटर में है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इनके बीच में जितना भी मटेरियल है वह कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब जो सेल बाउंड्री है वो क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसको हम आरेखीय रूप से समझते हैं, फिर हम डायग्राम में देखेंगे कि जो कोशिका का जो आवरण है, जो बाउंड्री है, वो अब ये तो हमें पता है यूकेरियोटिक कोशिका में ब्रॉड वे में दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तो है पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो सबसे बाहर की तरफ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और उससे भीतर की तरफ कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उससे भीतर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। हम यहाँ पे एनिमल सेल की भी बात कर लेते हैं सेल बाउंड्रीज में, कि एनिमल सेल में भी जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, उससे बाहर की तरफ हमें एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक बाउंड्री दिखाई देती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। तो ये हो गई सेल की बाउंड्री। और यदि हम डायग्राम इस चित्र में देखें जो हमने अभी एक बनाया, तो हम देखेंगे कि ये केवल इस पार्ट की बात हो रही है। तो यदि प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा, उसमें बाहर की तरफ एक मोटी सेल वाल है और उससे अंदर की तरफ फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये इतना हिस्सा, ये वाली लाइन है, ये होगी सेल बाउंड्री। फिर हम बात करते हैं सबसे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। कोई जो भी यूकेरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक मिलता है, हमें पता है। अब केंद्रक क्या है, केंद्रक झिल्ली है, वो दोहरी झिल्ली से बनी होती है। इस प्रकार घिरा हुआ जेनेटिक मटेरियल रखने वाला एक भाग है जो सेल में पाया जाता है। अब इन दो के अलावा तीसरी चीज़ है वो इन दोनों के बीच का पार्ट, जिसे हमने साइटोप्लाज्म का या हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कोशिका द्रव्य को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो साइटोसोल और दूसरा ट्रोफोप्लाज्म। तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें एक तो लिक्विड जैसी जो चीज़ है, जिसे लिक्विड मैट्रिक्स कहा गया है, तरल आधात्री कहा गया है, वो कहलाता है साइटोसोल। इसे हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट जिसमें साइटोप्लाज्म में हमें कोशिकांग और अजैविक पदार्थ देखने को मिलते हैं उसे कहेंगे हम ट्रोफोप्लाज्म। अब वापस हम हमारे उसी चित्र पे आते हैं। हमने इसके बीच में जो कुछ भी है वो सारा साइटोप्लाज्म है। अब इसमें क्या क्या मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में हम बात करें तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा सेल ऑर्गेनेल मिल गया, या फिर लवक मिल गए, ठीक है, लाइसोसोम मिल गए, गोल्जी बॉडी मिल रही हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, इस प्रकार के ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, तो जिनको एकदम स्पष्टता से इसे पहचाना जा सकता है। इसके अलावा और भी चीज़ है, पानी जैसा एक पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, जिसके अंदर जो इस स्पेस में भरा हुआ है, वो लिक्विड जैसा पदार्थ जो है वो कहलाता है साइटोसोल, यानी लिक्विड मैट्रिक्स, तरल आधात्री। तो साइटोप्लाज्म का एक पार्ट तो क्या हो गया, लिक्विड मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, इस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कई बार कोशिकाओं में संचित पदार्थ हैं वो ऐसे इकट्ठे होकर कण के रूप में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी ऐसे कण के रूप में इकट्ठे हुए मिल सकते हैं। तो ये
पदार्थ जिनको छान कर अलग किया जा सकता है, एकदम सिंपल वे में हम समझते हैं। तो हम यदि छानने लगें इस सारे को तो ये ऑर्गेनेल आराम से ऊपर रह जाएंगे, और ये जो संचित पदार्थ हैं या उत्सर्जन करने योग्य पदार्थ हैं ये भी अलग रह जाएंगे। जिनको अलग किया जा सकता है वो कहलाएगा ट्रोफोप्लाज्म। अब देख लेते हैं हम। तो साइटोसोल क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स। इसका एक दूसरा नाम है हाइलोप्लाज्म। और जो ट्रोफोप्लाज्म है वो क्या है? कोशिकांग और अजैविक पदार्थ मिलकर जो साइटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट बना रहे हैं उसका नाम क्या है? ट्रोफोप्लाज्म। अब देखते हैं कि कोशिकांग किसको कहेंगे। कोशिकांग वो है जो कोशिका के अंदर पाए जाएं, स्थायी संरचनाएं हों, जीवित संरचनाएं हों और उपापचय रूप से सक्रिय संरचनाएं हों। यदि स्थायी संरचनाएं नहीं हैं या उपापचय रूप से सक्रिय संरचना नहीं है तो उसे हम सेल ऑर्गेनेल नहीं कहेंगे। अजैविक पदार्थ वो हैं जो जरूरी नहीं है स्थायी रूप से कोशिकांग में कोशिका के जो कोशिका द्रव्य है उसमें पाए जाएं। संचित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ या स्रावी पदार्थ। संचित पदार्थ तो यदि एक्स्ट्रा हैं तब उनको स्टोर किया जाएगा। उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जन से पहले कोशिका में दिखाई देंगे, लेकिन कोशिका ने उनको बाहर निकाल दिया तो कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो अजैविक पदार्थ हैं ये जरूरी नहीं है स्थायी रूप से सेल में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिले। दूसरा, ये उपापचयी रूप से सक्रिय नहीं है कि इनमें खुद की इस प्रकार की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग संरचनाएं हैं। अजीवित मतलब निर्जीव संरचनाएं हैं जो अजैविक पदार्थ हैं। तो जो कोशिकांग हैं उनमें के लिए हमने समझ लिया कि वो स्थायी, उपापचय, सक्रिय और जीवित संरचनाएं होती हैं। और उसमें हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, सीलिया, फ्लेजिला, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी जैसे पेरोक्सिसोम, ऑक्सीसोम्स, ग्लाइकोक्सिसोम्स, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? कोशिका। तो हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति की संरचना को पढ़ेंगे और उसके कार्य को पढ़ेंगे। फिर हम प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को और कार्य को पढ़ेंगे। हम प्लांट को पढ़ेंगे क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम केंद्रक की संरचना को पढ़ेंगे और उसके कार्य को देखेंगे। और कोशिका द्रव्य में जो हमारे जो कोशिकांगक हैं उनमें से हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, राइबोसोम और माइक्रोबॉडीज, इनको हम पढ़ेंगे। अब एक कोशिका की संरचना को देख लेते हैं। यदि हम प्लांट सेल की संरचना को देखें तो वो इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। ये बाहरी हिस्सा कोशिका की बाउंड्री हो गया। ये कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब इस कोशिका की ये जो बाउंड्री है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो कलर्ड लाइन दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, ये वाली लाइन प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लाइन के बाहर यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो कहलाएगा सेल वॉल। और उसके बाद वापस ये कलर्ड लाइन हमें जो दिखाई दे रही है ये कलर्ड लाइन होती है मिडल लेमिला, या क्या बोलेंगे मिडल लेमिला को, हाँ मिडल लेमिला हमें दिखाई देती है। हम देखेंगे ये एक कोशिका है, इस साइड में कोई दूसरी कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के बीच में इसकी कोशिका भित्ति में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है। ये संरचनाएं कहलाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमने देखा कि इधर वाली कोशिका और इधर वाली कोशिका के बीच में हमें यहाँ पर मिडल लेमिला दिखाई दे रही है। मिडल लेमिला के इस साइड में यहाँ पर कोशिका भित्ति है, वो इधर वाली कोशिका की है। इस साइड में जो दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति ये इस कोशिका की है। फिर इस साइड में हमें ये जो कलर्ड लाइन है प्लाज्मा झिल्ली दिखाई दे रही है, ये इस कोशिका की है। और उस साइड में जो हमें ये वाली जो दिखाई दे रही है ये इधर ये वाली जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं?
उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट। हमने देखा केंद्रक में हमें केंद्रक की जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, वो कितनी कलाओं की बनी होती है? दोहरी झिल्ली होती है ये भी। अब बिल्कुल इसके पास में हमें ये अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जुड़े हुए हैं तब हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और यदि नहीं जुड़े होते हैं तब उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे हैं। केंद्रक झिल्ली में हमें कुछ ऐसे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये जो छिद्र हैं जो न्यूक्लियर एनवेलोप में पाए जा रहे हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसको जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है और किस प्रकार यहाँ से आरएनए बाहर आते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और केंद्रक के बीचों बीच एक गहरी संरचना कई कुछ सेल्स में हमें ज़्यादा भी देखने को मिलती है और कुछ में नहीं भी मिलती है, गहरी संरचना देखने को मिलेगी जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, ये भी दोहरी झिल्ली वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, इसमें भी दोहरी झिल्लियाँ होती हैं। और इसके अलावा हमें लाइसोसोम देखने को मिलेंगे, राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और केंद्र में, पादप कोशिका के केंद्र में एक बड़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। केंद्रीय रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, और इस केंद्रीय रिक्तिका में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं। ठीक है, तो हमें अंतर समझ में आना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, केंद्रक के बाहर और इस बाउंड्री के बीच का सारी चीज़ें, जिसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स भी आ गया और लिक्विड जैसा जो मैट्रिक्स है वो भी आ गया, वो सारा क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और सेल शेप क्या है? जो रिक्तिका है सेंट्रल वैक्यूल, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे हम सेल शेप या रिक्तिका द्रव्य कहते हैं। तो ये हमारी एक कोशिका की संरचना हो गई है। और हमने जो चर्चा कर ली थी साइटोसोल के बारे में कि साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो तरल मैट्रिक्स है, एकदम लिक्विड मैट्रिक्स जो बना रहा है, वो साइटोसोल कहलाता है। तो इस प्रकार हमारी जो एक संरचना, पादप की जो कोशिका की जो संरचना है उसको हमने अभी देखा है। अब इसकी डिटेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसको पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके हम समझते जाएंगे सभी सेल ऑर्गेनेल्स को। आप सभी को शुभकामनाएं। घर पे लगातार इसी प्रकार पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।